नमस्कार जोहार धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। अभी झारखंड हिस्ट्री की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है। सल्तनत काल तक और शेरशाह सूरी के तक के झारखंड को हम लोग बता चुके हैं। आज ये वीडियो अकबर और झारखंड के संदर्भ में है। मुगलों में अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले झारखंड पर जिसने ध्यान दिया वो अकबर थे। बाबर और हुमायूं अपनी राजनीतिक अनिश्चितता और समस्याओं के कारण झारखंड में ध्यान नहीं दे पाए थे, लेकिन अकबर ने झारखंड के महत्व को समझा और यहाँ ध्यान दिया। अगर हम लोग उस समय के झारखंड के जो राज्य थे उनके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे उसमें थे नागवंश राज्य, जिसकी राजधानी कोकरा या खोकरा थी। दूसरा पलामू में चेरो थे। रामगढ़ राज्य 1368 में ही स्थापित हो चुका था। सिंहभूम में सिंह वंश के राजाओं का राज था। ढालभूम में ढाल राजा थे। पंचेत राज। संथाल परगना की अगर बात करें तो इसमें बंगाल के राजाओं का प्रभाव देखा गया है। चाई और चंपा इनका भी तब तक जो है स्थापना हो चुका था। खड़गडिया राज्य भी मध्यकालीन झारखंड का ही एक राज्य रहा है और इसके ऊपर में बिहार का प्रभाव देखा गया है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज देखते हैं कि आखिर इन राज्यों पर अकबर की नीति क्या रही है। आइए सबसे पहले आपका छोटा नागपुर खास या नागवंशी राज्य। नागवंशी राज्य, इसके राजा उस समय थे मधुकरण सिंह। मधुकरण सिंह उस समय या मधुकरण शाही उस समय वहाँ के राजा थे। मधुकरण शाही के काल में ही सबसे पहले अकबर ने 1585 ईस्वी में अपने सिपा सलार शहबाज खां कम्बू को नागवंशी राज्य के खिलाफ आक्रमण के लिए भेजा था। इसके कई कारण इतिहासकार बताते हैं। आइए उन कारणों को भी देख लेते हैं। सबसे पहला, नागवंशी राज्य अपने आसपास में सबसे शक्तिशाली राज्य था। दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि ये उड़ीसा के साथ संपर्क का एक अन्य मार्ग था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि झारखंड भी दक्षिण व्यापार या दक्षिण में जाने के लिए एक अन्य मार्ग हो सकता था। और चौथा महत्वपूर्ण, जो आर्थिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, वो है हीरे। झारखंड के हीरे तब तक मुगल राजाओं के कानों में सुने जाते थे। तो यहाँ के हीरों पर कब्जा करने के लिए अकबर ने अपने शहबाज खां खम्बू सिपा सलार को भेजा था। इसने मधुकरण शाह को हराया और इसको बंदी बनाकर आगरा ले गया। आगरा में मधुकरण शाह अपने विनीत स्वभाव और अपने शारीरिक शक्ति के कारण वो अकबर को खुश किया और ये उसके बाद में मुक्त हो जाता है। लेकिन साथ ही ये करद राज्य भी बन जाता है मुगल साम्राज्य का। अकबर के समय ही मधुकरण शाह करद राज्य बन जाता है मुगल साम्राज्य का। लेकिन इसके कर क्या था, शायद ये बहुत मामूली कर उस समय दिया जाता था, क्योंकि टोडरमल उसने इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। लेकिन बाद के समय में जब उड़ीसा पर आक्रमण होता है 1592 में, उस समय मधुकरण शाह मुगल सेना का हिस्सा थे। तो ये देखा गया है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है, इतिहास में ये दर्ज है कि मुगल सेना के साथ उड़ीसा के आक्रमण के समय मधुकरण शाह उस सेना का भाग थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है वो है सिंहभूम। सिंहभूम की अगर बात करें तो जब 1592 में उड़ीसा अभियान हुआ था तो सिंहभूम में अकबर ने कोई स्वतंत्र अभियान नहीं किया था।
सिंहभूम में मुगल सेना का प्रवेश उड़ीसा अभियान का ही एक भाग था जो 1592 में हुआ था। इस अभियान के समय पोड़हाट के राजा रंजीत सिंह थे, यानी कहें तो सिंहभूम के राजा थे उस समय रंजीत सिंह। ये सिंह वंश थे। उसने शाही सेना को अपने क्षेत्र से जाने का न केवल रास्ता दिया था बल्कि आवभगत भी किया। स्वयं मानसिंह के अंगरक्षक दल में रंजीत सिंह शामिल थे। 2 वर्ष बाद 1592 के 2 वर्ष बाद जब निसार खां ने मानसिंह के साथ मुगल संधि की शर्त को तोड़ दिया था और शर्त को नकारते हुए उसने जगन्नाथ एवं पुरी जो मुगल नियंत्रण में थे मुगल अधिकारी से छीन लिया था, तो निसार खान को सबक सिखाने के लिए मानसिंह को उड़ीसा में दूसरा सैन्य अभियान करना पड़ा था और मानसिंह के आदेश पर बादशाही सेना की एक टुकड़ी कोकरा और सिंहभूम के रास्ते उड़ीसा में दाखिल हुई थी। इसका कमान यूसुफ चक कश्मीरी के जिम्मे था और शाही सेना का कोकरा शासक मधुकरण शाह ने स्वागत किया था। सैन्य बल के साथ अभियान का हिस्सा बन गए थे। उनके साथ लखी राय भी थे। राजा की सेवा से मुगल बादशाह बाद में काफ़ी प्रसन्न हुए और उसने नागवंशी राजा को शहर घाटी परगना पुरस्कार में भी दिया था, जिसका जिक्र स्थानीय लोक कथाओं में आता है। और इस दौरान ये सेना सिंहभूम के रास्ते ही गुजरी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंहभूम और नागवंशी राज्य वो अकबर के वरद हस्त में थे। अब तीसरा महत्वपूर्ण राज्य जो आता है वो है पलामू। पलामू में उस समय चेरो राजाओं का राज्य था और चेरो राजा में थे उस समय भगवंत राय या भागवत राय। भागवत राय उस समय चेरो के राजा थे। जपला, बेलोजा, सोपनुरा के क्षेत्र बिहार के सूबेदार मानसिंह के अधीन थे और ये सटा हुआ क्षेत्र था पलामू का, परंतु चेरो क्षेत्र उसके नियंत्रण से बाहर था। रोहतासगढ़ से उसने चेरो शासकों के खिलाफ अभियान चलाया। डॉक्टर बी वीरोत्तम के अनुसार इस समय पलामू का राजा भगवंत राय थे। चेरो सेना ने उनका मुकाबला किया परंतु शाही सेना विजयी हुई। किले पर मुगल झंडा लहराने लगा। कई चेरो सरदार बंदी बना लिए गए थे और मुगल सेना ने इस क्षेत्र में काफ़ी लूटपाट की। 54 हाथियों के साथ लूट का धन अकबर को भेजा गया था। भगवत राय या भगवंत राय को अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी और उस पर शाही फौज का नियंत्रण हो गया था। माना यह भी जाता है कि किले में एक शाही टुकड़ी स्थापित की गई जो वहाँ पर नियंत्रण बनाए रखती थी। लेकिन जैसे ही अकबर की मौत हुई उसके बाद चेरो राजाओं ने अपने आप को मुगल शासन से स्वतंत्र कर लिया था। अब आते हैं चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र मानभूम और हजारीबाग का। उड़ीसा अभियान के दौरान ही अकबर का बिहार बंगाल प्रशासक मानसिंह मानभूम क्षेत्र से होकर गुजरे थे और इसी समय वो इस क्षेत्र से परिचित थे और कहा जाता है कि उसने तेलकुप्पी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। यानी कह सकते हैं हम लोग कि मानभूम हजारीबाग क्षेत्र में भी मानसिंह ने अपना दबदबा कायम कर लिया था और इस क्षेत्र में अपना मुगल साम्राज्य का झंडा लहरा रहा था। तो अकबर के समय में नागवंशी राज्य, चेरो, सिंहभूम, रामगढ़ राज्य में भी उसका प्रभाव था और साथ ही साथ मानभूम और हजारीबाग का जो जिला है जो रामगढ़ राज्य के अधीन ही था, इन सभी क्षेत्रों में अकबर का प्रभाव था। अकबर यहाँ से बहुत थोड़ी मात्रा में कर ग्रहण करते थे, लेकिन वो कर इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ के राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। धन्यवाद। अगला वीडियो हम लोग फिर झारखंड और उसके आगे के जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय झारखंड की स्थिति क्या थी उस पर नज़र डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।